दोस्तों अगर आप इस वीडियो को प्ले कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपने पार्ट 1 वीडियो को पहले ही देख लिया है, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हो, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए आखिरी के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। 5 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम 20 साल पहले की एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। एक बीमार आदमी उसी बंदे के पास जाता है जिसके पास वो वरदान देने वाला मशीन है। दरअसल इस बंदे की फैमिली में हर किसी की मौत एक जानलेवा बीमारी से हुई है, और अभी उस बीमारी के चलते ये बंदा भी बहुत कमजोर हो चुका है। इसीलिए वो उस मशीन से ये वरदान मांगता है कि ये जानलेवा बीमारी कभी भी उसके बेटे तक ना पहुंचे। और फिर हम देखते हैं कुछ महीने बाद उस आदमी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है, और यहाँ पे हम उसी गूंगी औरत को देखते हैं। दरअसल वो उनका आयुर्वेदिक इलाज कर रही होती है, तो वो बीमार आदमी मरने से पहले अपने बेटे की जिम्मेदारी उस गूंगी औरत को देता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी नहीं है जो उसके बेटे का ख्याल रख सके। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं, और अब वो लड़का बड़ा हो चुका है। वो लड़का कोई और नहीं वेंकट है। तो एक रात वो गूंगी औरत वेंकट से मिलने आती है और उसे कहती है उस कल्ट के हिसाब से अगला खून वेंकट का होने वाला है, पर मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो तुम मरने से बच सकते हो। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस क्यूरियो शॉप से जो बिना चेहरे वाला एक लड़की की लाश मिली थी, उसकी पोस्टमार्टम के दौरान ये पता चलता है कि उसके एक पैर में एक स्टील रोड इम्प्लांट किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस लड़की ने अपने पैर की सर्जरी करवाई थी। तो रिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा क्लू है, क्योंकि अब वो उस स्टील रोड के सीरियल नंबर के मदद से ये पता लगा सकती है कि ये लड़की असल में कौन है। तो वो अपने ऑफिसर्स को इस काम में लगा देती है। फिर ये लोग जब उस क्यूरियो शॉप की अच्छे से तलाशी लेते हैं तो वहाँ पे उन्हें कई सारे बहुत पुरानी ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, और इसी दौरान उन्हें एक जगह पे वही निशान दिख जाता है जो निशान उस सिक्के में बने हुए होते हैं। फिर यहाँ के स्वीपर से विक्रम को ये पता चलता है कि एक गूंगी औरत यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाखाना चलाती है, पर वो कहाँ रहती है इसके बारे में उस स्वीपर को कुछ भी पता नहीं होता है। पर वो स्वीपर जाते जाते विक्रम को बताता है कि उसने यहाँ पे 1-2 बार सुजय विजय के माताजी को देखा था। फिर विक्रम यहाँ से सीधा सुजय विजय के माँ से मिलने जाता है। पहले तो वो विक्रम को जान से मारने की कोशिश करती हैं, पर विक्रम उन्हें समझा देता है कि उनके दोनों बेटों को पुलिस ने नहीं मारा है। दरअसल पुलिस भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द वो कातिल पकड़ा जाए। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि वरदान मांगने के लिए जो सिक्का चाहिए होता है वो आपको कहाँ से मिलता था। तो वो बताती हैं कि ये सिक्के मुझे कालिंदी जी देते थे। फिर विक्रम उन्हें कालिंदी के घर से मिले हुए उन सिंबल को दिखाता है और कहता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। तो सुजय विजय की माँ उसे एक चीज लाके देती है, और उसके ऊपर एक इंसान की शरीर का छवि बना हुआ होता है। दरअसल जब वो दूसरी बार सिक्का लाने गई थी तब उसने इसे ये समझ के वहाँ से चुरा लिया था कि शायद ये कोई भगवान है और इसे पूजने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों आपको याद होगा उस खंडर के अंदर भी विक्रम ने बिल्कुल इसी तरीके का एक छवि देखा था, और यहाँ पे बातों ही बातों में विक्रम को भी ये पता चल जाता है कि वो गूंगी औरत वेंकट की माँ जैसी है, क्योंकि उसी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। फिर विक्रम यहाँ से चला जाता है और वो रिया को कॉल करके वेंकट के बारे में बता देता है। तो पुलिस जैसे ही वेंकट के घर पहुँचती है तब उन्हें पता चलता है कि वेंकट घर छोड़ के भाग चुका है। फिर हम देखते हैं विक्रम रिया और जिमी खान को अपने साथ लेके वापस से उसी खंडर में जाता है, और इस बार कालिंदी के घर से मिले हुए वो सिंबल भी अपने साथ ले आया होता है। फिर वो उन्हें उसी दीवार के पास ले जाता है जहाँ पे वो छवि बनी हुई थी। तो वो एक चीज नोटिस करता है कि उस छवि के आसपास के दीवार में 8 गड्ढे बने हुए होते हैं। तो उसके पास जो 8 सिंबल्स थे वो एक एक करके सबको उस गड्ढे में फिल कर देता है, और तभी अचानक से वो छवि थोड़ा बदल जाता है और अंदर से एक नया सिंबल निकल के आता है, और उसके आजू बाजू में कुछ लिखे हुए होते हैं। क्योंकि जिमी खान के पास उसके दादाजी के नोट्स थे तो वो इन्हें डिकोड करने में कामयाब हो जाता है, और वो कहता है कि अगला खून किसी नौकर के बेटे का होने वाला है। दरअसल उस कल्ट वालों को इस बार उसके दोनों पैर चाहिए, और वेंकट भी एक नौकर का बेटा है क्योंकि उसके पिता भी भरद्वाज फैमिली के लिए काम करते थे। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है
और हम देखते हैं पुलिस को वेंकट के घर से कुछ फोटोज और एक लॉकेट मिलती है। दरअसल उस फोटोज में एक छोटी बच्ची है और ये बच्ची कोई और नहीं कविता भारद्वाज है। और ये जो लॉकेट है उसे कविता ने अपने हाथों से बनाया था विक्रम के लिए। विक्रम इन सभी चीजों को वेंकट के घर से मिलते हुए देख शॉक हो जाता है और तभी उस स्टील रोड के जरिए रिया को ये पता चल जाता है कि वो लाश किसी और की नहीं कविता भारद्वाज की है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम वेंकट को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि वेंकट जहाँ कहीं भी छुपा हुआ था उसे मारने के लिए वहाँ पे वो तलवार वाली लड़की पहुँच जाती है। इससे पहले कि वो उसे जान से मार डालती वो उसके सामने एक ऑफर रखता है। वो उसे कहता है, देखिए आपको एक दास पुत्र के पैर चाहिए तो आप मेरे नहीं बिरजू के बेटे का पैर ले जाइए। दरअसल असल में ये उस गूंगी औरत का आइडिया था जिसके जरिए वेंकट की जान बच सकती है, इसलिए उसने पहले से ही बिरजू के बेटे को उठा लिया था। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल 20 साल पहले वो गूंगी औरत कविता के घर में काम करती थी और वो कभी कभी वेंकट को भी अपने साथ ले जाती थी और उसी दौरान कविता और वेंकट एक दूसरे से मिले थे और ये दोनों एक साथ खेला भी करते थे। फिर हम देखते हैं रिया बहुत साहस जुटाने के बाद विक्रम को ये बता देती है कि वो क्यूरियो शॉप में जो लाश मिला था वो किसी और की नहीं कविता की है। ये सुनते ही विक्रम को बहुत बड़ा सदमा लगता है और इसी शॉकिंग सीन के साथ 5 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 6 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम विक्रम को देखते हैं। वो बेचारा कविता की लाश के पास बैठ के फूट फूट के रो रहा होता है। फिर अनन्या भारद्वाज को जैसे ही कविता के बारे में पता चला वो भी यहाँ पे आ जाती है और अपनी छोटी बहन को इस हालत में देख के रोने लगती है। तो इसी दौरान विक्रम अनन्या से कहता है कि दिल्ली के अस्पताल से इसे डिस्चार्ज करके बाहर लाया गया था और डिस्चार्ज पेपर में तुम्हारा सिग्नेचर है। मुझे सच बताओ क्या तुम इस सब में शामिल हो? तो अनन्या कहती है, देखो वेंकट रोज मुझसे बहुत सारे साइन करवाता है और मैं हर बार उन्हें पढ़ती नहीं हूँ। शायद उसी ने चालाकी से डिस्चार्ज पेपर में मेरा साइन करवा लिया होगा। दोस्तों चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि कविता के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते वो कोमा में चली गई थी। दरअसल 1 साल पहले अचानक से एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर विक्रम को कुरियर से एक हार्ड ड्राइव सेंड करता है। फिर कविता को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है ये जानने के लिए कि आखिर उस हार्ड ड्राइव के अंदर क्या है। दरअसल दोस्तों कविता खुद भी एक न्यूज रिपोर्टर थी। तो ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों उस हार्ड ड्राइव में जो कुछ भी था उसके ऊपर जांच पड़ताल कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें ये पता चलता है कि दरअसल करोड़ों का स्कैम चल रहा है और जिस रिपोर्टर ने इसे विक्रम को भेजा था दरअसल वो ये चाहता था कि विक्रम इस स्कैम को सबके सामने लेके आए। पर तभी विक्रम को ये पता चलता है कि उस रिपोर्टर को किसी ने जान से मार डाला। ये सुनते ही विक्रम डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कविता इस सब में शामिल हो क्योंकि इसमें जान जाने का भी खतरा है। कविता इस स्कैम को न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट करवाना चाहती थी पर विक्रम उसे समझा देता है कि ये केस कितना खतरनाक है और इसमें कई सारे मिनिस्टर भी शामिल हैं। जितना हो सके हमें इस केस से दूर रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कविता भी विक्रम की बात को समझती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो इस स्कैम के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। फिर विक्रम कविता के घर से निकल के अपने घर जा ही रहा होता है तभी बाइक पे 2 लोग आते हैं और उनमें से एक नीचे उतरता है और विक्रम के ऊपर गोली चला देता है। फिर वो यहाँ से बस भाग ही रहा होता है तभी गोली की आवाज सुन के कविता बाहर आ जाती है और वो उस किलर को घसीट के गाड़ी से नीचे गिरा देती है। पर तभी उन दोनों में से एक बंदा एक लोहे की रोड से कविता के सर पे जोर से मारता है और कविता नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगते हैं और फिर किलर यहाँ से भाग जाते हैं और विक्रम बस जख्मी हालत में नीचे जमीन पे पड़ा हुआ कविता के साथ ये सब होता हुआ देख रहा था और फिर इन दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। विक्रम को कुछ नहीं होता है, वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है पर कविता कोमा में चली जाती है। तो चलिए हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस को बिरजू के बेटे का कटा हुआ शरीर मिलता है। उसके शरीर से उसके दोनों पैर गायब थे और एज एन ऑडियंस हम ये समझ जाते हैं कि असल में बिरजू के बेटे को किसने और क्यों मारा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिमी खान फिर से ये पता लगा लेता है कि अगला खून किसका होने वाला है। दरअसल इस बार उस कल्ट के लोगों को एक बाल हृदय चाहिए, मतलब किसी बच्चे का दिल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अनन्या भारद्वाज का ड्राइवर उसे बताता है कि उसका बेटा घर से गायब हो गया है। अनन्या ये सुनते ही बेचैन हो जाती है। वो तुरंत इसके बारे में रिया को बताती है। फिर सीसीटीवी फुटेज को चेक
करने पर उन्हें पता चलता है कि वही काले कपड़े पहनने वाली लड़की ही अनन्या के बेटे को अपने साथ ले गई है। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक आई विटनेस मिलती है। दरअसल जिस टाइम अनन्या का बेटा गायब हुआ था, ठीक उसी टाइम एक बुजुर्ग महिला उनके घर के सामने से एक एम्बुलेंस को गुजरते हुए देखा था। दरअसल उन्हें लगता है जरूर अनन्या के बेटे को उसी एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से ले जाया गया है। फिर रिया अपने सभी ऑफिसर्स को काम पे लगा देती है और वो लोग आसपास के सभी अस्पताल में जाके ये पूछताछ करते हैं कि उनके अस्पताल में कितने एम्बुलेंस हैं और अभी वो सब एम्बुलेंस कहाँ हैं। और तभी उन्हें एक अस्पताल से ये पता चलता है कि उनका एक एम्बुलेंस कल रात से वापस नहीं आया है और उस ड्राइवर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और यहाँ से पुलिस को एक क्लू मिल जाता है और वो लोग उस एम्बुलेंस को ढूंढने में लग जाते हैं। और तभी दो पुलिस वालों को एक सुनसान जगह पे वो एम्बुलेंस खड़ी हुई दिख जाती है। फिर वो लोग ये बात रिया को बता देते हैं और पूरा पुलिस टीम यहाँ पे पहुंच जाती है। फिर सीआईबी ऑफिसर रिया से और रहा नहीं जाता है, वो साहस दिखाते हुए उस एम्बुलेंस के पास जाती है तो वो देखती है एम्बुलेंस में कोई भी ड्राइवर नहीं है। फिर वो जैसे ही गाड़ी के अंदर जाती है वो देखती है कि पीछे अनन्या के बेटे को बांध के रखा गया है और उस पीछे वाले एरिया में कुछ ऐसा मशीन लगाया गया है जो कि आदमी के मूवमेंट को कैप्चर करके उसके ऊपर फायर करते हैं। फिर रिया कांच तोड़ के अनन्या के बेटे के पास चली जाती है और बड़ी चालाकी से उन सभी मशीन को गोली मार के डैमेज कर देती है और अनन्या के बेटे को सेफली उस एम्बुलेंस के अंदर से बाहर निकाल लाती है। ये करने के बाद अनन्या को अंदर से एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दरअसल कुछ साल पहले एक एनकाउंटर के दौरान उसके आंखों के सामने पुलिस वालों की गोली से एक बच्ची मारी गई थी, जिसे देख के रिया ट्रोमा में चली गई थी और आज तक वो ट्रोमा उसे हॉन्ट कर रही थी। और इस बार जब वो अनन्या के बेटे को बचा लेती है तो वो उस गिल्ट से बाहर निकल जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम वेंकट को देखते हैं। वो चुपके से अपने घर आता है और एक सीक्रेट जगह से कुछ पेन ड्राइव्स निकालता है। इससे पहले कि वो और कुछ निकाल पाता, उसे लगता है कि शायद कोई इस घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वेंकट खिड़की से कूद के यहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि वेंकट के घर में जबरदस्ती घुसने वाला कोई और नहीं, विक्रम है। वो इस घर की अच्छे से तलाशी लेता है और तभी उसे वो सीक्रेट जगह भी दिख जाता है जहाँ से थोड़ी देर पहले वेंकट ने कुछ पेन ड्राइव्स लिया था। वो उसके बाजू में जैसे ही हाथ लगाता है वहाँ पे एक ड्रॉयर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और उसके अंदर उसे कविता की फोटो और कुछ कागज मिलते हैं, जिन्हें देख के ये समझ में आ जाता है कि वेंकट कविता का वन साइडेड आशिक था। और उसी कागज में से एक पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट था। दरअसल वो एडवर्टाइजमेंट एक लेक साइड हाउस का था। तभी विक्रम को याद आता है कि कविता ने उसे एक बार कहा था कि जब वो 12 साल की थी, वेंकट नाम के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया था। वो उसे कहता था बड़े होने के बाद जब हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं लेक साइड में एक बढ़िया सा घर लूंगा और हम दोनों वहीं पे रहेंगे। विक्रम को ये लगता है कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इतना संभाल के रखा गया है, इसका मतलब वेंकट ने वो घर सच में ले लिया होगा और अभी वेंकट वहीं पे छुपा हुआ होगा। फिर विक्रम यहाँ से सीधा उसी लेक साइड हाउस में जाता है और यहाँ पे उसे वेंकट मिल जाता है। दरअसल वो उस टाइम कविता के घर के कुछ सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। आखिर ये सीसीटीवी फुटेज इसके पास कैसे आए, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। फिर विक्रम इतना गुस्से में था कि वो सबसे पहले वेंकट को बहुत मारता है और वेंकट बुरी तरीके से जख्मी भी हो जाता है। विक्रम वेंकट से कहता है अगर तू अनन्या से इतना ही प्यार करता था तो तूने उसे मारा क्यों? इसके जवाब में वेंकट कहता है मैं भला कविता को क्यों मारूंगा, मैं तो उसे बचपन से प्यार करता हूँ और हमेशा उसके आसपास रहने के लिए मैं उसी के घर में उसके पिताजी के अंडर काम करने लगा। और जैसे ही मैं उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने गया तब मैंने कविता को तुम्हारे साथ देखा और मेरा जो इतने सालों से कविता से शादी करने का सपना था वो एक ही पल में टूट के बिखर गया। मैं ऐसे ही कविता को तुम्हारे साथ अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए जब कविता घर में नहीं थी मैं बिजली विभाग के कर्मचारी बनके उसके घर गया और उसके पूरे घर में सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिया ताकि मैं हर पल उसके ऊपर नजर रख सकूं। और ऐसे ही नजर रखते हुए एक दिन मुझे उस स्कैम के बारे में पता चला जिसके ऊपर तुम दोनों बात कर रहे थे और मैं तुरंत उस स्कैम में जो मिनिस्टर इन्वॉल्व था उसे कॉल करके इसके बारे में बता दिया और हम दोनों के बीच में एक डील हुआ कि मिनिस्टर के लोग यहाँ पे आएंगे और वो तुम्हें जान से मार डालेंगे और मेरी कविता फिर से अकेली हो जाएगी और मैं इसी मौके का फायदा उठा के उसे प्रपोज करूंगा और उससे शादी कर लूंगा। पर कुछ भी मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। मिनिस्टर के लोग तुम्हारे ऊपर गोली तो चलाएं पर तुम बच गए और कविता कोमा में चली गई। तुम मेरा यकीन करो, मैं कविता से शादी करना चाहता था और मैं तब तक वेट कर सकता था जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। भला मैं कविता को क्यों मारूंगा? फिर विक्रम यहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम जिमी खान को देखते हैं। दरअसल वो अभी भी उन सिंबल को डिकोड कर रहा होता है पर तभी अचानक
अचानक से उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है और वो सीधा फिर से उस क्यूरियो शॉप में जाता है और वहाँ से एक बुक उठा के वापस घर आ जाता है। और फिर जब वो उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि 1950 में जो इसी तरीके से मर्डर हो रहे थे वो सारे मर्डर किसी आयस्त मंडल नाम के एक कल्ट कर रही थी। और उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि जिमी खान के दादाजी के एक पोते को उसी अयस्त मंडल वालों ने मार डाला था। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जिमी खान का एक बड़ा भाई भी था। जितना जिमी खान को याद है कि उसके बड़े भाई को कुछ जानलेवा बीमारी था और वो उसी बीमारी के चलते मारा गया था। जिमी खान इस बुक को पढ़ने के बाद ये समझ जाता है कि उसके बड़े भाई के जान को बचाने के लिए उसके दादाजी ने भी वरदान मांगा था, पर वो वरदान पूरा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम अयस्त मंडल वालों को एक बाल हृदय चाहिए था और उस बाल हृदय के लिए जिमी खान के बड़े भाई को मरना पड़ा। और दोस्तों अभी तक हमने उस वरदान के बारे में जितना भी देखा, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कुछ केसेस में जो लोग वरदान मांगते हैं वो भी मरते हैं और जिसके लिए वरदान मांगते हैं वो भी मारा जाता है, क्योंकि अभी वो आयस्त मंडल वाले अपना जो विधि कर रहे हैं उस विधि को पूरा करने के लिए उन्हें सब अलग अलग लोगों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स चाहिए और वो सिर्फ चुन चुन के उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने खुद कुछ वरदान मांगा था या फिर उनके पूर्वज ने उनके लिए वरदान मांगा था। और तभी जिमी खान को ये याद आता है कि उसके बेटे को भी वही जानलेवा बीमारी था जो उसके बड़े भाई को था, पर उसके ग्रैंड डॉटर को कोई भी बीमारी नहीं है, उसकी तबीयत बिल्कुल सही है। फिर वो तुरंत उस फोटो को देखने जाता है जिस फोटो को उसके ग्रैंड डॉटर ने अपने साथ लाया था। दरअसल दोस्तों उसके बेटे और बहू के मौत के बाद ही उसकी ग्रैंड डॉटर नूर उसके साथ रहने आई है और उसे जिमी खान के पास लाने वाला कोई और नहीं शास्त्री जी थे। और यहाँ पे जिमी खान ये नोटिस करता है कि इस फोटो में उसके बेटे का दायां हाथ का अंगूठा कटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसने भी अपनी बेटी के लिए वरदान मांगा है। तो ये देख के जिमी खान घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि वो जिस बाल हृदय का बात कर रहा था वो अनन्या का बेटा नहीं नूर है, उन्हें नूर का दिल चाहिए। फिर जिमी खान भागते हुए सीधा नूर के पास जाता है, पर तभी वहाँ पे वो आयस्त मंडल वाली लड़की आ जाती है और वो उसी के सामने नूर को जान से मार डालती है। और इसी के साथ ये 6 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 7 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम जिमी खान को अस्पताल में देखते हैं। फिर वो रिया से मिलना चाहते हैं और रिया उनसे मिलने अस्पताल आ जाती हैं। तो जिमी खान उसे एक बुक देता है और उस बुक के एक पर्टिकुलर पेज को खोलने के लिए कहता है। दरअसल दोस्तों ये बुक जिमी खान को उसी क्यूरियो शॉप से मिला था। तो रिया जब उस पर्टिकुलर पेज को ओपन करती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि उस बुक में उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की एक लड़के के साथ होती है। दरअसल ये दोनों पति पत्नी होते हैं। लड़की का नाम नंदिनी और लड़के का नाम अनंत है। यहाँ पे जिमी खान रिया को बताते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं तुम्हारी नानी है। दरअसल नंदिनी और अनंत दोनों पार्टिकल फिजिसिस्ट थे और ये दोनों भारत सरकार के लिए काम करते थे। दरअसल सरकार ने यह तय किया था कि स्वाधीन भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट चरणदासपुर के बरुणा के जंगल में बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को अनंत और नंदिनी लीड कर रहे थे। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और कहानी सीधा 1949 पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं दिल्ली से अनंत और नंदिनी चरणदासपुर आते हैं। दरअसल सरकार से सभी क्लियरेंस मिलने के बाद भी ये प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि बरुणा के जंगल में कुछ औरतें आपस में मिलके अपना एक धर्म स्थल बनाया है और वहाँ पे वो लोग उनका एक अलग ही भगवान बनाया है जिनका नाम यस्त है। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए उस धर्म स्थल को तोड़ना होगा। फिर अनंत और नंदिनी जिमी खान के दादाजी के साथ मिलके रात में ही उस धर्म स्थल में जाते हैं और यहाँ पे हम रुक्मणी को देखते हैं। दोस्तों आपको याद होगा हमने इसे 1 नंबर एपिसोड के शुरुआत में देखा था और दोस्तों इस जगह को देख के हम ये समझ जाते हैं कि ये वही खंडर है जहाँ पे विक्रम रिया और जिमी को अपने साथ लेके आया था। फिर अनंत रुक्मणी को ये समझाता है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, हम आपको एक दूसरा जगह देंगे और वहाँ पे आपके लिए एक बढ़िया सा धर्म स्थल भी बना देंगे। इतना कहने के बाद रुक्मणी और नंदिनी यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं अनंत उस धर्म स्थल को तुड़वाने में लग जाता है और अपने धर्म स्थल को टूटते हुए देख सभी अयस्त्यान बहुत दुखी होते हैं और ये काम देर रात तक यहाँ पे चलने वाला था। इसीलिए अनंत जिमी खान के दादाजी के साथ नंदिनी को घर भेज देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नंदिनी से मिलने रुक्मणी आती है
और वो अपने साथ अयस्थ ग्रंथ भी लाई होती है। फिर रुक्मणी नंदिनी से कहती है कि नंदिनी, इस अयस्थ ग्रंथ में तुम्हारे बारे में भी लिखा हुआ है, और ये अयस्थ ग्रंथ कोई आम ग्रंथ नहीं। जब हमारे भगवान पहली बार जन्म लिया था तब उन्होंने अपने हाथों से ये ग्रंथ लिखा था। दरअसल इस ग्रंथ में पहले से ही ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई मेरा धर्म स्थल तोड़ने की कोशिश करेगा तब मैं फिर से जन्म लूंगा, और इस काम में वही औरत मदद करेगी जो उस धर्म स्थल को तोड़ने में भी शामिल हो, और वो औरत तुम हो। और साथ ही साथ इस ग्रंथ में हमारे भगवान यस्त ने उस औरत के 3 विशेषताएं भी वर्णना की हैं। नंबर 1 कि वो औरत पहले से ही एक ऊर्जा यंत्र के ऊपर काम कर रही होगी। और दोस्तों ये बात सच निकलती है, क्योंकि नंदिनी सच में अभी एक ऊर्जा यंत्र के ऊपर काम कर रही होती है। और यहाँ पे एक शॉकिंग चीज देखने को मिलता है कि नंदिनी जिस तरीके की ऊर्जा यंत्र के ऊपर काम कर रही है, इस अयस्थ ग्रंथ में भी बिल्कुल उसी प्रकार का एक छवि पहले से ही बना हुआ है। यानी कि सच में यस्त को पता था कि वो मशीन कैसा दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि वो औरत गर्भवती होगी, और ये बात भी सच निकलती है। दरअसल रुक्मणी अभी गर्भवती है, और यहाँ पे शॉकिंग चीज ये है कि उसने इसके बारे में अभी तक अनंत को भी नहीं बताया है। तो फिर ये बात रुक्मणी को कैसे पता चला? फिर रुक्मणी बताती है, और नंबर 3 विशेषता यह है कि वो औरत विधवा होगी। पर ये बात झूठ निकलती है, क्योंकि हम सबको पता है कि नंदिनी विधवा नहीं है। इसीलिए नंदिनी इन सब के ऊपर भरोसा नहीं करती है। और इसके बाद नंदिनी रुक्मणी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है। तो नंदिनी जैसे ही दरवाजा ओपन करती है, एक बंदा नंदिनी को बताता है कि मैं और अनंत सर घर वापस आ रहे थे, पर तभी एक पेड़ अनंत सर के ऊपर गिर गया और वो अब नहीं रहे। और ये सुनने के बाद नंदिनी पूरा शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रुक्मणी के बताए हुए तीनों पॉइंट्स सही हो जाते हैं। तो अनंत के मौत के बाद वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, पर रुक्मणी इस गांव को छोड़ के नहीं जाती है। वो यहीं पे रुक के उस ऊर्जा यंत्र के ऊपर काम चालू रखती है। और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं, और आखिरकार नंदिनी उस ऊर्जा यंत्र को बना लेती है। फिर नंदिनी इन सब को समझा देती है कि ये मशीन काम कैसे करेगी। दरअसल सबसे पहले यहाँ पे अंगूठा डालना होगा, और जैसे ही उस अंगूठा को कट किया जाएगा, वो अंगूठा मशीन के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद उस इंसान के शरीर के ऊर्जा के हिसाब से उसे वरदान मिलेंगे। और इसके तुरंत बाद वो लोगों को वरदान देना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कई सारे लोगों को वरदान देने के बाद ये लोग उन्हें मारने लग जाते हैं, क्योंकि अयस्थ ग्रंथ में लिखा है कि अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके उन्हें एक साथ जोड़ के ही यस्त को बनाया जा सकता है। दरअसल नंदिनी ये नहीं चाहती थी कि इतने सारे लोग मारे जाएं, पर रुक्मणी उसे समझाती है कि देखो ये सिर्फ एक बार होगा, और हम एक बार इसमें सक्सेस हो जाएं, इसके बाद हम मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। और रुक्मणी की इसी बात को सुनने के बाद नंदिनी इस काम के लिए कन्विंस हो जाती है। फिर हम देखते हैं ये लोग सभी बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके उन्हें एक साथ सिल देते हैं, और फिर उस शरीर को वो उस ऊर्जा यंत्र के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि अभी थोड़ी ही देर में उनका भगवान यस्त जिंदा होने वाला है। और देखते ही देखते यस्त के उंगलियां हिलने लगते हैं। ये देख के रुक्मणी बहुत खुश हो जाती है, और तभी वो नंदिनी को अपना असली चेहरा दिखाती है। फिर रुक्मणी नंदिनी को बताती है कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। दरअसल इस चरणदासपुर में जो भी यस्त को नहीं मानेगा वो मारा जाएगा, यहाँ तक कि उनके आने वाले सभी वंशज भी मारे जाएंगे। और तभी हम बाहर चरणदासपुर में देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे कीड़े गिरने लगते हैं, और यहाँ के अस्पताल में भी सभी बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। दरअसल कोई भी यह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। दरअसल असल में ये सब यस्त का प्रकोप होता है। अभी तक तो वो ठीक से जन्म भी नहीं लिया है, और इस एरिया में इतना कुछ हो रहा है। तो नंदिनी को जैसे ही पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उस ऊर्जा यंत्र से यस्त को अलग करने लग जाती है। और उसको ये सब करते हुए देख रुक्मणी बहुत गुस्सा हो जाती है, और वो सीधा एक चाकू लेती है और नंदिनी के गर्दन पे घुसा देती है। और तभी यहाँ पे बहुत सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि
गांव वाले दरवाजा तोड़ के अंदर आ पाते हम देखते हैं नंदिनी अभी तक मरी नहीं होती है। वो एक मसाल उठाती है और यस्त के शरीर में आग लगा देती है। और दोस्तों ये सीन हमने एपिसोड 1 में देखा था, पर वहाँ पे हमें ये दिखाया नहीं गया था कि आखिर वो कौन था जिसने यस्त को जलाया था। पर यहाँ पे हम सबको ये आखिरकार पता चल गया है कि यस्त को जलाने वाला कोई और नहीं नंदिनी थी। और यस्त को जलते हुए देख रुक्मणी रोने लग जाती है। और फिर यहाँ पे आगे क्या होगा वो तो हमने एपिसोड 1 में ही देख लिया है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। दरअसल अभी हमने जो कुछ भी देखा नंदिनी भी वही सब कुछ उस बुक में पढ़ रही थी। 7 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर 8 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शास्त्री जी की पत्नी भी एक आयस्तियन थी। और शुरू से हम जो काले कपड़े पहनने वाली लड़की को देख रहे होते हैं दरअसल उसको ट्रेंड भी शास्त्री जी की पत्नी कालिंदी ने किया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रम के पिताजी उसे कहते हैं कि चलो हम फिर से दिल्ली चलते हैं, यहाँ पे रुकोगे तो तुम्हारे जान के ऊपर हमेशा खतरा बना रहेगा और तुम अपनी माँ को ढूंढना बंद कर दो। और इसी बात को लेके बाप बेटे में थोड़ा सा बहस हो जाता है। और तभी हम देखते हैं वो काले कपड़े पहनने वाली लड़की यहाँ पे आ जाती है और विक्रम को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाती है। फिर विक्रम के पिताजी सबसे पहले इसके बारे में अनन्या भारद्वाज को बताते हैं और फिर अनन्या रिया को इसके बारे में बता देती है। फिर ये सब मिलके जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तब वो देखते हैं कि वो लड़की एक गाड़ी से आई थी और विक्रम को बेहोशी के हालत में उसी गाड़ी में लोड करके यहाँ से ले गई। तो रिया सभी चेक पॉइंट में उस गाड़ी का नंबर भेज देते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक चेक पॉइंट में 2 पुलिस वालों को मार के वो गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है। पर वहाँ पे जो गेट कीपर होता है वो पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके ये बता देता है कि वो गाड़ी थोड़ी देर पहले यहीं से गुजरी है। और दूसरी तरफ पुलिस की एक और टीम को उस गूंगी औरत के बारे में टिप मिलती है। दरअसल उन्हें एक ऑटो वाला मिलता है जो उस गूंगी औरत को एक बार एक जंगल एरिया में ड्रॉप किया था। फिर वो ऑटो वाला पुलिस को अपने साथ उस लोकेशन में ले जाता है जहाँ पे उसने उस गूंगी औरत को छोड़ा था। और दूसरी तरफ रिया उस गाड़ी को फॉलो करते हुए एक सुनसान जगह पे पहुंच जाती है और वहाँ पे उसे एक घर दिखती है। यहाँ पे रिया को मिला के टोटल 3 लोग होते हैं। फिर रिया इस जगह की अच्छे से तलाशी लेती है और तभी उसे यहाँ से नीचे जाने वाला एक रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पे जो लेडी पुलिस होती है वो बैकअप बुलाने के लिए बाहर चली जाती है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क सही से नहीं आ रहा होता है। फिर रिया साहस दिखा के नीचे जाने लगती है। तो रिया जैसे ही नीचे उतरती है बाहर जो पुलिस वाला खड़ा था वो उस रास्ते को ऊपर से लॉक कर देता है। फिर रिया जैसे ही टनल के अंदर चली जाती है वो देखती है कि यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो वो यहाँ के लाइट्स को जलाने के लिए वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ छेड़छाड़ करती है और इसी दौरान उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी टनल के अंदर एक जगह वो लोग विक्रम को बांध के रखे हुए हैं। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पे वो आयस्तियन यस्त को बना रहे हैं। पर एक आखिरी काम बचा है, यस्त के शरीर में अलौकिक पुत्र का खून डालना है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक बार मौत को चकमा दे चुका हो और वो विक्रम ही है क्योंकि हम सबको पता है कि उसे गोली लगा था और वो मरते मरते बचा है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस ऑटो वाले के बताए गए पते पर जब कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वो देखते हैं शायद थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई आया था और वो यहाँ पे कुछ सामान को जला के चला गया है। तो पुलिस सबसे पहले उस आग को बुझाती है और वहाँ से उन्हें एक आधा जला हुआ फोटो मिलता है। और एज एन ऑडियंस हम सबको ये पता है कि ये फोटो किसी और की नहीं रुक्मणी की है। पर इन पुलिस वालों को इस फोटो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसीलिए एक पुलिस वाला उस फोटो को अपने साथ लेके जिमी खान के पास जाता है और जिमी खान उस फोटो को देखते ही पहचान लेता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि इस फोटो में जो महिला है उसका नाम रुक्मणी भारद्वाज है। और दोस्तों ये रुक्मणी भारद्वाज कोई और नहीं अनन्या भारद्वाज की दादी है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम अनन्या भारद्वाज को उस टनल में बिल्कुल उसी रूप में देखते हैं जैसा हमने 1950 में उसकी दादी माँ को देखा था, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को लीड करने वाली कोई और नहीं अनन्या भारद्वाज ही थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उसके बेटे का जो किडनैपिंग हुआ था वो सब एक नाटक था। तो अनन्या भारद्वाज को इस रूप में देख के विक्रम भी शॉक हो जाता है। वो अनन्या से पूछता है कि आखिर तुम ये पागलपन क्यों कर रहे हो और क्या कविता को तुमने ही मारा है? तो अनन्या कहती है हाँ
पर मैंने उसे मारा नहीं, उसकी कुर्बानी दी है। अनन्या से ये सुनने के बाद विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। वो अनन्या को जान से मार डालना चाहता है, पर उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाता है। और तभी यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। विक्रम अपने सामने अपनी माँ को देखता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल 20 साल पहले जब विक्रम की माँ अपने छोटे बेटे को लेके वरदान मांगने आई थी, और उस टाइम उसने वरदान में ये मांगा था कि मेरे बेटे की जान बच जाए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसका बेटा पहले से ही मर चुका था। विक्रम की माँ ये सदमा नहीं झेल पाती है और वो पागल हो जाती है। वो बस हमेशा ये बड़बड़ाती है कि मेरे बेटे की जान बच जाए। फिर रुक्मणी को जब इसके बारे में पता चलता है कि इसे वरदान तो मिला था पर वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए रुक्मणी कहती है कि इस पागल औरत को हमारे साथ ही रख लो, जब तक इसकी वरदान पूरी नहीं हो जाती हम इसे मार नहीं सकते हैं। और तब से लेके आज तक विक्रम की माँ इन्हीं के साथ है। तो विक्रम अपने माँ को देख के इमोशनल हो जाता है, पर क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से पागल हो चुकी हैं, वो विक्रम को पहचान ही नहीं पाती हैं। फिर हम देखते हैं अनन्या भारद्वाज विक्रम को एक बेहोशी की इंजेक्शन देती है और उसे एक बेड पे लेटा देती है, और फिर वो खून ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू करते हैं। यानी कि अभी विक्रम के शरीर से उसका खून ट्रांसफर करके यश को दिया जाएगा। कुछ टाइम तक सब कुछ सही चलता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो ऊर्जा यंत्र अपने आप जलने लगता है, जिसे देख के अनन्या समझ जाती है कि किसी का वरदान अभी पूरा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि यश के शरीर में जो विक्रम का खून जा रहा था वो खून जाना बंद हो जाता है। और तभी हम सबको ये पता चलता है कि 20 साल पहले विक्रम की माँ ने उसके छोटे बेटे के लिए जो वरदान मांगा था वो आज उसके बड़े बेटे के लिए पूरा हुआ, क्योंकि वो अभी भी वो बड़बड़ा रही थी कि मेरे बेटे की जान बच जाए। फिर अनन्या भारद्वाज ये समझ जाती है कि आज भी हम यश को जिंदा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो गुस्से में विक्रम को मारने के लिए जाती है। पर तभी यहाँ पे रिया आ जाती है। वो सबसे पहले उस काले कपड़े पहनने वाली लड़की को चैन से बांध देती है, और फिर अनन्या जैसे ही चाकू लेके विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ती है, रिया उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसी चाकू को लेके अनन्या के गले में घुसा देती है। और ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमने 1950 में देखा था, जब अनन्या की दादी ने रिया की नानी को मारा था। और फिर अनन्या भारद्वाज मर जाती है। फिर रिया विक्रम को बचा लेती है। विक्रम के पिता अपने पत्नी को इस हालत में देख के शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो काले कपड़े पहनने वाली लड़की जिस जेल में कैद होती है, वहाँ पे अचानक से कोई आ जाता है और वो वहाँ पे तैनात 2 पुलिस वालों को जान से मार डालता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस मशीन को जहाँ कहीं भी रखे हैं वो मशीन अपने आप जलने लगती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद कोई और भी होगा जिसका वरदान पेंडिंग था और वो वरदान अभी पूरा हो रहा है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होगा और आगे भी ऐसे और लोग मारे जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं पुलिस वाला होता तो सबसे पहले उस मशीन को ही तोड़ देता, क्योंकि उस मशीन को बनाने वाली रिया की नानी थी। इस अयस्त मंडल वाले उस मशीन को नहीं बना पाएंगे। खैर, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।